Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. Children, we are discussing the very important chapter that is called the electrochemistry. Okay? और इसमें काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी देखा, ठीक है। इससे पहले हमने हेनरीज लॉज देखा और सारी चीज़ें देखी हैं। आई होप समझ में आया होगा। ईएमएफ वगैरह, पोटेंशियल वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉस्ट इक्वेशन पे, हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होता है, उसमें कंडक्शन कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कैसे कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, आर से, कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करते हैं और इसको ओम में मेज़र करते हैं। सिंपल है, इसकी यूनिट जो होती है वो आपको पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। और इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपको याद हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ हम जो है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में करते हैं, ठीक है। इसके चार जो है हैंड्स होते हैं, दिखाता हूँ। इसको नीचे दिया गया है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। इस टाइप का बनता है। आप रेजिस्टेंस वगैरह आपको याद हो तो रेजिस्टेंस वगैरह आप फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये तरीका है रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, ठीक है। और कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। मैंने इसकी यूनिट भी आपको बताई, ठीक है। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। और मैंने आपको उस समय बताया भी था कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी जो कैपिटल आर आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी एल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। याद है आपको अच्छे से, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रो से इसको शो करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, याद आया, ठीक है। रो तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल अपॉन ए। इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी अब इसको हम लोग रेजिस्टिविटी ज़्यादा बोलना प्रेफर करेंगे इन कंपेरिजन टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट आपको पता है इसकी ओम मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद से ये जो हमने अभी देखा कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इसका जो इन्वर्स होता है, यानी इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ठीक है। यानी कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1/R। समझ में आ रहा है। और कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड द कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/R, या A अपॉन इज इक्वल टू रो एल, ठीक है। या इसको, और ये जो साइन बना हुआ के टाइप का, इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलेंगे इसको, कप्पा। ग्रीक वर्ड है, इसको कप्पा बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कंडक्टिविटी को शो करता है ना। के जो होता है कप्पा बोलते हैं इसको। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जैसे वहां तक क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी था, वैसे यहाँ पे कप्पा जो है वो क्या है, वहां पे ओम था। ओम इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टिविटी है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कप्पा है ये कंडक्टिविटी होगा, या इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, है ना। जो एसआई यूनिट होती है कंडक्टेंस की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेंस। इसको क्या बोलेंगे, सीमेंस बोलते हैं। और इसको कैपिटल एस के सिंबल द्वारा इसको डिनोट करते हैं। ये ओम मीटर, सॉरी ओम पर ओम के उससे जो है इसको, या मो, MHO, मो से भी इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, है ना। और जो मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है वो कंडक्टिविटी कहलाएगा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। इसको कप्पा के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। यहाँ कुछ यूनिट्स वगैरह एक्सप्रेस की गई हैं इसको, ठीक है। सीमेंस पर सेंटीमीटर या सीमेंस पर मीटर, ठीक है। 1 सीमेंस पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेंस पर मीटर। यहाँ पे कुछ कंडक्टिविटीज़ के वैल्यू दी गई हैं, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टेबल से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है ना कंडक्टिविटी का, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए देख सकते हो कितना ज़्यादा ये वेरी कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो है क्या, किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जिसपे इसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स को मेट करते बनाते हैं।
सो बच्चों आपको पता भी है कि द मटेरियल जो जितने भी होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर्स, सॉरी सेमी कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर भी एक कैटेगरी है जो पढ़ेंगे भी हम आगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी पे, है ना। आपको पता है कि जो मेटल्स एलॉय होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, ठीक है, और भी कुछ जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस जैसे ग्लास, सिरेमिक्स, इनकी बहुत ही लो कंडक्टिविटी होती है इसलिए इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। और कुछ तो ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं बच्चों जैसे सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये ना तो कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, बीच की कैटेगरी होती है, इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। आपको पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, पहले भी। और इनके इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे मटेरियल होते हैं चिल्ड्रन जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि इनके पास जीरो रेजिस्टिविटी होती है या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है इनके पास, है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों? अर्ली जो ओनली मेटल्स और उसके एलॉयज, ठीक है ना, बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे माना जाता था कि ये बिहेव करते हैं सुपर कंडक्टर्स। बट आजकल क्या है, बहुत सारे ऐसे सिरेमिक मटेरियल्स आ गए जो, ठीक है, जिनको ऑक्साइड्स के साथ मिक्स करके क्या कर सकते हैं? हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर लगभग 150 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है किसी भी मेटल के थ्रू, किसकी वजह से होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ठीक है, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, गेटिंग। अब देखो, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है एक एंड से एंटर करता है दूसरे एंड की तरफ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? जो कॉम्पोजिशन होता है मेटलिक कंडक्टर का वो चेंज नहीं होता। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है ना। और जो मैकेनिज्म है कंडक्टेंस का सेमी कंडक्टर के थ्रू वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। हम पहले से जानते हैं बच्चों की इवन प्योर वाटर भी है ना, स्मॉल जो प्योर वाटर होता है उसमें भी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, है ना। इसलिए उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। लेकिन जब हम उस वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा आयंस फर्निश कर देते हैं उसमें। और जब आयंस उसमें आ जाएंगे तो उससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इसलिए जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस है आयंस के थ्रू किसी सॉल्यूशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं, है ना। एंड द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड ऑन 5 थिंग्स। ये जो कंडक्टिविटी होती है आयनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, ये 5 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला क्या है? द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयन का साइज कैसा है, जो सॉल्वेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आयन का साइज कैसा है? स्मॉल है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, ठीक है। दूसरा, आपका सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ठीक। फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। एंड द फिफ्थ वन इज द टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ ये क्या कहता है? बढ़ता है। समझ में आए? तो ये इन 5 चीज़ों पे बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। जो पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू द आयनिक सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोलॉन्ग पीरियड कैन लेड टू चेंज इट्स कॉम्बिनेशन। आपको पता है अगर आप डायरेक्ट करंट जो है क्या करेंगे? पास करेंगे आयनिक सॉल्यूशन के थ्रू लंबे समय के लिए, तो उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जब लंबे समय तक आप डायरेक्ट करेंगे डीसी करंट को पास आउट करेंगे, ठीक है। अब इस कंडक्टिविटी जो आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है इसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। आपको पता है कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है आयनिक सॉल्यूशन को, उसकी जो हम मेजरिंग करते हैं उसको हमें बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आते हैं। यानी जब आयनिक सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी को मेजर करने की बात आती है तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम बेसिकली हम फेस करते हैं। पहली क्या होती है? पासिंग द डीसी करंट। जब हम डीसी करंट पास करेंगे तो मैंने अभी क्या बताया, जब डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज।
सॉल्यूशन को हम ब्रिज के जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, मेटलिक वायर के थ्रू हम एक ब्रिज बना देते हैं, तो उस तरीके से हम कनेक्ट नहीं कर सकते सॉल्यूशन को यहाँ पे, है ना, या अदर सॉलिड कंडक्टर की तरह कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व होती है, देखो जो फर्स्ट डिफिकल्टी है उसको तो हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। डीसी करंट की जगह क्या देंगे हम, एसी करंट देंगे, एसी सोर्स ऑफ पावर देंगे, इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे एक स्पेशली डिजाइंड वेसल्स यानी कंडक्टिविटी सेल के द्वारा, है ना। वहां तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर रहे थे, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक अल्टरनेटिव यूज किया। क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सेवरल डिजाइन में कंडक्टिविटी सेल अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो कंडक्टिविटी सेल जो है अच्छे से दिखाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह के, एक जो है पैरेलल हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कंडक्टिंग वायर्स दे देंगे, तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिनके ऊपर हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की कवरिंग होती है, कोटेड होते हैं, ठीक है। इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ए होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो स्मॉल एल होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर जो सॉल्यूशन होता है इट्स कन्फाइंड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड्स इज ए कॉलम ऑफ लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है। इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है सच कॉलम ऑफ सॉल्यूशन का वो दिया जाता है इस इक्वेशन के द्वारा, आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल अपॉन ए, या इज इक्वल टू एल अपॉन के ए, कप्पा ए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है एल अपॉन ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। रिमेंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ठीक है ना। तो द क्वांटिटी एल अपॉन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, रिमेंबर, ठीक है। अब बच्चों ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जिसका डायमेंशन क्या होता है, पर लेंथ, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें एल और ए की वैल्यू पता है तो डेफिनेटली हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। एंड यू नो द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल ए इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल। ये जब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो सेल कांस्टेंट को जनरली कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अगर हम सेल का रेजिस्टेंस को मेजर करें जिसमें सॉल्यूशन है, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट निकाल देते हैं। और इस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केसीएल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज द केसीएल सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज नोन एक्यूरेटली, हमें पता रहता है पहले से अलग अलग कंसंट्रेशन पे और अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू व्हाट, एल अपॉन ए, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दी है केसीएल की अलग अलग उस पर, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। और एक बार अगर सेल कांस्टेंट हमने डिटरमाइन कर लिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो सेल कांस्टेंट अगर एल अपॉन ए निकल गया तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के देखिए यहाँ पर सेटअप दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे दिए हुए हैं, R1 R2 R3 R4, डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बना करके हम दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें बेसिकली होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंसेज, R3 एंड R4, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है R1। R1 यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंट है, रियोस्टेट आपको पता है, ठीक है। अब बेसिकली दो रेजिस्टेंस है, R3 और R4। R1 यहाँ पे रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। और जो कंडक्टिविटी में R2 की फाइंड करनी है, कंडक्टिविटी सेल वो है जहाँ पे हमको क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंसेस को नहीं पता हमें, वो ही फाइंड करना है। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, हमने एक ऑसिलेटर के थ्रू इसको फेडअप किया है, एसी पावर दिया है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जिसकी 500 to 500 साइकिल पर सेकेंड है, ठीक है। पी जो हमने एक सुटेबल डिटेक्टर लगाया है, एक हेडफोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। और एक ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड है, कब, जब यहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं हो रही है डिटेक्टर के थ्रू। इस कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 बराबर होगा R1 इंटू R4 अपॉन R3, है ना। और आजकल जो है बच्चों इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स भी अवेलेबल है ना, जो डायरेक्टली रीड कर सकते हैं क्या, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और आपको पता है एक बार हमने कांस्टेंट सेल और जो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लिया, तो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कप्पा यानी के इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। आर इज रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट यू नो अभी हम निकाल चुके, उसको कैपिटल जी यानी एल अपॉन ए से निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देखो तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा का ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, सेल कांस्टेंट अपॉन आर यानी कैपिटल जी अपॉन आर, ठीक है। सॉरी।
Now the conductivity of solution of different electrolytes in the same solvent at a given temperature differ. ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की सेम सॉल्वेंट में जो कंडक्टिविटी होती है गिवन टेम्परेचर पे वो डिफर करती है. क्यों? क्योंकि चार्ज और जो साइज होता है ना आयंस का जो डिसोशिएट करता है वो डिफर करता है ना. तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन होता है और ईज विद द आयन मूव अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इंपॉर्टेंट है ना. तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मैंने उसके चार्ज का जो साइज़ है उस पर डिपेंड कर रहा है, ऊपर आयंस और आयंस का कंसंट्रेशन पे, और इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने ईजिली जो है आयंस मूव कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू. देयरफॉर इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू डिफाइन अ फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी कॉल्ड व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी, है ना. इसलिए अब हम डिफाइन करेंगे क्या मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, यानी तो ग्रीक लैम्डा, इसको हम लोग ग्रीक लैम्डा से डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी इस इक्वेशन, यानी कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से रिलेट होता है बच्चों, वो जानना बहुत जरूरी है. आप देख सकते हो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया हुआ है. ठीक है, ग्रीक लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा अपॉन सी. समझ में आ रहा है. ऊपर आपको के कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सीमेंस पर मीटर में. ठीक है, एंड कंसंट्रेशन जो है वो सी में, जो सी जो है ये आपका मोल पर क्यूबिक मीटर में, और जो यूनिट्स होगी किसकी, ग्रीक लैम्डा की, वो क्या होती है आप देख सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट, इसके यूनिट पूछ लेता है मोलर कंडक्टिविटी के बच्चों, सीमेंस पर मीटर स्क्वायर पर मोल, इंपॉर्टेंट है. और आपको ये चीज़ पता भी है कि वन मोल पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 इंटू मोलैरिटी. ठीक है, और इसकी जगह हम क्या रखें, तो यूनिट्स वगैरह डाल करके, ठीक है, हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे जो हम दोनों के यूनिट्स वगैरह ले करके इसको रीअरेंज किया. ठीक है, तो ये सारे जो दोनों ही यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर वाली यूनिट जो है वो सीमेंस पर सेंटीमीटर में हमने कप्पा रखा है. ठीक है, और ये जो आपका ये 1000 लीटर पर क्यूबिक मीटर, और मोलैरिटी आप मोल पर लीटर में रखा हुआ है. ठीक है, दूसरी यूनिट में नीचे जो है वो पर सेंटीमीटर, इसको ऊपर कर दिया कप्पा मीटर को 1, और इसको जो है सेंटीमीटर पर लीटर में भी निकाल सकते हैं. तो इस तरह के कुछ जो है यहाँ पे दोनों टाइप के यूनिट जो है लिटरेचर में और एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको यूज़ भी किया था. इनकी यूनिट्स आप जरूर अच्छे से याद कर रहे हैं. यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया है, सेम उसी फॉर्मूला बेस्ड है ये. ठीक है, यू कैन पुट इट एंड गेट इट आउट द आंसर्स. सी दिस ऑल. अब आते हैं कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, कैसे जो है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन आता है ना. आपको पता है ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये इन दोनों के कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं, है ना. कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रिमेंबर. ठीक है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगी हमेशा, है ना. अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी फॉर बोथ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना. एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देना क्या, the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution. इसका मतलब ये है कि होता क्या है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम जो करंट को कैरी कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो जाते हैं, और इसी वजह से कंडक्टिविटी भी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना. मैंने क्या बताया कि कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के घटने से क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो क्या है इसके पीछे कारण, इसके पीछे कारण ये है कि जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम जो करंट को कैरी कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो जाते हैं जब हम डाइल्यूशन करते हैं, है ना. इससे कंडक्टिविटी भी लो हो जाती है. सो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द व्हाट, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, वो दिया हुआ है. मतलब क्या कि अगर तो फिर कंडक्टिविटी कैसे शो करेंगे, तो किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, है ना, विद द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो डिस्टेंस होगा उनके यूनिट लेंथ होगी. इस इक्वेशन से हम कैसे ऐसे शो करेंगे, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा कैपिटल ए अपॉन एल इज इक्वल टू व्हाट, कैप्पा, जहाँ पे ए और एल दोनों क्या है, यूनिट ही है, एप्रोप्रिएट यूनिट्स दिया गया, तो वो जी इसके किसके यूनिट हो जाएगा, डायरेक्टली जो है वो के, क्योंकि ए और एल यूनिटी है, 1 है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा इक्वल आपके के. समझ में आ रहा है. ऐसे सेम है तो क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन पे भी वही हो,
है ना। मोलर कंडक्टिविटी में भी जो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हो गिवन कंसंट्रेशन वो क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, जहाँ जिसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन ए और एल क्या है, यूनिटी है। तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, है ना। ग्रीक लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा ए अपॉन एल, ए और एल क्या हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएंगे। तो सिग्मा लैम्डा भी जो है इसके ग्रीक लैम्डा भी आपके कप्पा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सिंस आपको पता है एल इज इक्वल टू 1 है और ए इज इक्वल टू किसके है, वॉल्यूम के, तो यहाँ पे कप्पा एम बराबर किसके हो जाएगा, ओ ये ग्रीक लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके कप्पा वॉल्यूम, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन में डिक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है, उसके साथ वहाँ क्या था, उल्टा है, वहाँ कुछ और हो रहा था, वहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ ये क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। रीजन क्या है इसके पीछे, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक, this is because the total volume of the solution containing 1 mole of electrolyte also increases, है ना। मतलब जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इट हैज़ बीन फाउंड दैट जो डिक्रीज है कप्पा में डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन के साथ जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कप्पा में डिक्रीज जो हो रहा है, ठीक है ना, ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। Means it has been found that decrease in kappa on dilution of a solution is more than, वो ज़्यादा है किससे, increase in its volume से। इसका मतलब क्या, that at a given concentration जो आपका molar conductivity है it can be defined as what, the conductance of an electrolytic solution। ध्यान देना हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को। It can be defined as the conductance of electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance, but जो area है क्रॉस सेक्शन का वो लार्ज होगा इनफ टू accommodate the sufficient volume of solution। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं as the conductance of electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance but having an area of cross section large enough to accommodate the sufficient volume of solution that contain 1 mole of electrolyte। यानी हमें मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो इतना लार्ज इनफ होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, सॉल्यूशन का जो सफिशिएंट वॉल्यूम उसका एकोमोडेट कर सकें, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पहले से प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ दिया हुआ एसिटिक एसिड में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो आप देखो कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ लेता है कभी कभी। जब आपका कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो उस मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, ग्रीक लैम्डा नॉट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीक लैम्डा नॉट सिंबल से, है ना। और यहाँ पे 3.6 में आप देख सकते हैं कैसे वेरिएशन है इसमें, ठीक है, कैसे कैसे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कर रहा है ये, आप देख सकते हो किस तरीके से ये वेरिएट कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है। फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द ग्रीक लैम्डा इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। देखो आप यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखिए अगर हम, ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी दोनों के एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है ये स्लोली इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। और आपको इस इक्वेशन से दिखाया जा सकता है इसको कैसे, कि ग्रीक लैम्डा इज इक्वल टू ग्रीक लैम्डा नॉट माइनस ए सी का टू द पावर हाफ, ठीक है। एरिया है, सी कंसंट्रेशन है। और इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट ए एम अगेंस्ट द सी हाफ, अब उस हम ग्रीक लैम्डा को सी एम हाफ के अगेंस्ट यहाँ पे देखो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो जब हम प्लॉट करेंगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेसिकली, ठीक है, जो इंटरसेप्ट करे, जो विद इंटरसेप्ट इक्वल टू किसके, लैम्डा नॉट के होगा, और जो स्लोप होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ये डिपेंड करती है कि भैया आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है ना। यानी
जो ए कांस्टेंट है उसका और जो गिवन सॉल्वेंट के लिए और जो टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए NaCl हुआ, CaCl2 हुआ, MgSO4 हुआ, ठीक है, इनको हम दे आर नोन एज 1,1,2,1 या 2,2 इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्पेक्टिवली। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ विच हैविंग द सेम वैल्यू, सबके लिए जो है वैल्यू ए की क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है KCl सॉल्यूशन की अलग अलग कंसंट्रेशन पे, अलग और इस कॉमन गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है सॉरी, आपको शो करना है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सिंपल है। आप देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे ग्राफ पे एंड विल गेट आउट द आंसर्स, ठीक है। अभी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखेंगे कि क्या उसके लिए बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं खोलरॉश ने क्या किया था। बच्चों खोलरॉश एग्जामिन द सिग्मा नॉट, है ना, ग्रीक जो लैम्डा नॉट था, खोलरॉश ने एग्जामिन किया गिवन नॉट के वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ऑब्जर्व कुछ रेगुलेटरीज इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा, ही नोटेड दैट द डिफरेंस इन लैम्डा नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स NaX या KX किसी भी x के लिए वो नियरली कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, सिग्मा नॉट KCl माइनस सिग्मा नॉट लैम्डा नॉट NaCl गिव्स यू व्हाट, लैम्डा नॉट KBr माइनस लैम्डा नॉट NBr, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लगभग ये कांस्टेंट है, ठीक है, इनके वैल्यूज़ भी। तो ऑन द इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, ठीक है, जो खोलरॉश थे इन्होंने क्या किया, एक एनुशिएट किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इन्होंने क्या बताया, ये लॉ क्या बताता, पूछ लेता कभी कभी डिफाइन करने के लिए लॉ, खोलरॉश का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है। इन्होंने ये बताया कि द लॉ स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। इन्होंने बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of individual contribution of the anion and cation of that electrolyte। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या, the limiting molar conductivity of an electrolyte, यानी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है एनायन और कैटायन के उनके सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 10 अगर हम मान लें कि भाई सिग्मा नॉट Na+ का और लेमडा नॉट Na+ का और लेमडा नॉट Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है सोडियम एंड क्लोरीन आयन रिस्पेक्टिवली, तो उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इन दोनों का सम हो जाएगा। देख सकते हैं नीचे 3.24 इक्वेशन, है ना। तो इन जनरल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है डिसोशिएट होने के बाद वो क्या देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनायंस का कैटायन देगा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे देख सकते हो अलग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग आयंस की यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये होगी बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे जो है क्या होता है इसमें। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बहुत ही कम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन पे, है ना। और इसलिए जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, द चेंज जो होता है इनमें लैम्डा इसमें मोलर कंडक्टिविटी में विद डिल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर ऑफ आयंस होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ क्या होता है इसमें, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे एसिटिक एसिड हो गए, इनके पास क्या होता है, दे हैव द लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत ही कम डिसोशिएट होने की इनके वो टेंडेंसी होती है हायर कंसंट्रेशन पे, है ना। और इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, जो आपकी ये जो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी में चेंज होता है डाइल्यूशन के साथ, है ना, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं ना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ आयन इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये हो जाता। तो इसलिए ऐसे केसेस में, ठीक है, जो आपका लैम्डा ग्रीक लैम्डा है वो बहुत ही स्टीपली इंक्रीज करता है डाइल्यूशन पे, और स्पेशली कब, जब आपका लोअर कंसंट्रेशन के आसपास होता है तब। इसलिए जो लैम्डा नॉट है, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ए मतलब लैम्डा,
टू जीरो कंसंट्रेशन। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होता है कंप्लीटली, यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएट है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट एट सच लो कंसंट्रेशन जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो इतनी कम होती है कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए जो यहाँ पे लेमडा नॉट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग खोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसलिए हम इसका यूज़ करके निकालते हैं। यानी एट एनी कंसंट्रेशन सी अगर अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट द कंसंट्रेशन। तो हम कैसे निकालेंगे अल्फा, यानी अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, है ना। और हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड के लिए हमें पता है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपने जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम उसमें पढ़ा था कि के ए इज इक्वल टू व्हाट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं और इसको हम वैल्यू रीअरेंज करेंगे और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे फॉर्मूलाज वगैरह में सारी चीज़ें यूज अप हो सकती हैं। अब क्या एप्लीकेशन है खोलरॉश लॉ का, देखिए यूजिंग द खोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द लेमडा नॉट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना, अगर हमें इंडिविजुअल आयंस का लेमडा नॉट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो अगर कंडक्टिविटी हमें इंडिविजुअल आयंस की दी गई है तो हम खोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का यूज़ करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मोरेवर फॉर मोर इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी अल्फा भी निकाल सकते हैं। अगर हमें जब भी हमने फॉर्मूला ऊपर देखा ना, अगर हमें लेमडा नॉट और लेमडा पता है, ठीक है, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। गेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि कैलकुलेट द लेमडा नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 इस डाटा से, ठीक है, ऊपर टेबल में जो डाटा दिया था हमें पता है कि खोलरॉश लॉ का यूज़ करेंगे हम, लेमडा नॉट से CaCl2 का निकाल लेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल का निकाल लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे। ऐसे पर MgSO4 में भी Mg प्लस SO4 का निकाल के ऐड कर लेंगे और दोनों को ऐड करके विल गेट इट आउट दैट आंसर। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप इसको कर लेना, ठीक है, और ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आ गए फिर इंटेक्स क्वेश्चन आपके, आप इंटेक्स क्वेश्चन कर लेंगे और ऊपर जो एग्जाम्पल थे इनको आप सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर इसको सारी चीज़ें आप करते रहिए कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम कल जो नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस, इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, ठीक है। तो आज जो डिस्कस किया खोलरॉश लॉ से लेकर के जो भी सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की, कंडक्टिविटी से लेकर के कैसे कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे, ठीक है, आपका रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करते हैं, क्या कंडीशन होती है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूलाज के साथ, और ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको आप लगाइए, ठीक है, और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।